अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल फैज हमीद की। बाकायदा से कोर्ट मार्शल की समाअत शुरू हो गई है। इस पे कितना टाइम मजीद लग सकता है और जो लेटेस्ट इनकी समाअत हुई है उसमें क्या कुछ हुआ, अंदर की खबर आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ ये भी मेरी उनके जो वकील से बात हुई है वो क्या कहते हैं ओवरऑल जो जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बुशरा बीबी की। कल गैर मामूली एक इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है जिसमें पहली मरतबा बुशरा बीबी को पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाने दिया गया। क्या बुशरा बीबी किसी का खुफिया पैगाम लेके गई थी और क्या इमरान खान के साथ पस पर्दा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है या नहीं हो रही, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत ने जो IMF को टारगेट अपना पहली छमाही का दिया था उसमें 386 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन का। ये हुकूमत कैसे पूरा करेगी, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे UAE की तरफ से जो सितंबर में गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए एमनेस्टी शुरू की गई थी वो कल मुकम्मल हो चुकी है। कितने लोगों ने इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है, कितने लोगों को सेफ एग्जिट दे के घर वापस भेजा गया है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। आपको याद होगा कि 10 दिसंबर को ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें जनरल फैज हमीद को चार्जशीट करने के हवाले से तफसीलात से बताया गया था। जनरल फैज हमीद के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए उसमें जो सबसे खतरनाक जो चार्जेस या जो एक इल्ज़ाम लगाया गया वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी था। उसके अलावा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और साथ साथ मिलिट्री एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी, ये तमाम जो चार्जेस थे ये लगाए गए। और जनरल फैज हमीद की बाकायदा ये जो कोर्ट के सामने चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाती है वो सेहत जुर्म से ऑब्वियसली वो इनकार करते हैं। उसके बाद जनरल फैज हमीद की फैमिली की तरफ से वकील के तौर के ऊपर बैरिस्टर मियां अली अशफाक को वो हायर किया गया जो कि एक सिविलियन है। मैंने आपको अपने वीलॉग में पहले ही बताया था कि जनरल फैज हमीद का जो बतौर वकील के कोई मिलिट्री या जो जज एडवोकेट जनरल जो ब्रांच है जैक ब्रांच, उसमें से कोई भी रिटायर्ड जो वकील थे वो इनका केस या इनका दिफा करने के हवाले से अग्री नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनको सिविलियन वकील करना पड़ा। बहरहाल इनके साथ जो मियां अली अशफाक के साथ जो टीम है उसमें 2 मजीद वकला हैं जो कि जनरल फैज हमीद के दिफा के लिए ये कर रहे हैं। जो इनकी पहली समाअत हुई जब ये 10 दिसंबर को ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई कि इनको जो फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद कर दी गई है, तो उसके बाद जो पहली समाअत हुई थी ये 14 या 15 दिसंबर को मैंने इस हवाले से अपना वीलॉग तफसीली किया था जिसमें बताया था कि ये जनरल फैज हमीद की तरफ से पेश हुए और वहाँ पे जो पैनल था जजेस का उनसे एडजर्नमेंट मांगी थी कि वो केस की तैयारी करना चाहते हैं, वो तमाम तर जो एविडेंसेस हैं उनकी तफसीलात और उसके साथ साथ जो बाकी जो इस तैयारी के हवाले से उनको ज़रूरत है टाइम की, तो वो इस हवाले से इनको टाइम दिया गया था, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। उसके बाद अब दोबारा से बाकायदा समातें जो है वो उसके रिज्यूम हो चुकी हैं। और जनरल फैज हमीद की जो लेटेस्ट जो समाअत हुई है, जो मेरी ज़राए ये बताते हैं कि ये जो फ्राइडे गुजरा है 27 दिसंबर को, उसमें जनरल फैज हमीद की तरह जो समाअत थी उसमें अब ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो बाकायदा विटनेसेस पेश किए जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जितने भी विटनेसेस होंगे जनरल फैज हमीद के खिलाफ, उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन ना सिर्फ ये कि क्वेश्चनिंग होगी, फिर उसके बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो जनरल फैज हमीद के जो डिफेंस काउंसिल हैं मियां अली अशफाक वो करेंगे। उसके बाद फिर ये राइट दिया जाता है जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में कि जो डिफेंस है उनकी तरफ से भी अगर कोई जो विटनेसेस हैं वो पेश करने हैं तो वो किए जाएं। यानी पहले जो है वो मिलिट्री की तरफ से वो किया जाएगा जितने भी गवाहान हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उसके बाद जनरल फैज हमीद को ये पूरा वो हक दिफा दिया जाएगा और इस हवाले से जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसका अगर वो देखा जाए तो ये दोनों की जो विटनेसेस हैं, तीसरे नंबर पे जो एक प्रोसेस शुरू होगा वो है इनकी दोनों की तरफ से जो लीगल पॉइंट्स है वो रिटन आर्ग्यूमेंट्स या जो कंक्लूसिव जो एक रिमार्क्स होते हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें पहले जो प्रोसेस है दोनों जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से और डिफेंस की तरफ से वो ये होगा कि दोनों अपने अपने गवाहान पेश करेंगे, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद लीगल पॉइंट्स के ऊपर बहस होती है और जिरा होती है और दोनों साइडों से रिटन में अपने जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी पॉइंट दिया जाता है कि ये फलां कानून के तहत ये जनरल फैज़ हमीद ने इसकी वायलेशन की है, तो उनके दिफा में जो उनके डिफेंस काउंसिल होंगे वो ये कहेंगे कि ये कानून तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये जो लीगल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। ये दोनों जब अपने अपने रिटर्न जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पेश करेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो है जैक ब्रांच का, जो जज एडवोकेट जनरल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। ये नॉन वोटिंग एक मेंबर होता है उस पैनल का, जो ज्यूरी की या जजेस की उसका चौथे 3 जजेस होते हैं, और चौथा ये जो जैक ब्रांच से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो समिंग अप जो है वो उसको कहते हैं ये प्रोसेस। इन दोनों के जो लीगल पॉइंट्स होंगे, प्रोसिक्यूशन और उसके साथ साथ जो डिफेंस है, उसके ऊपर अपने जो समिंग अप रिमार्क्स हैं या अपने जो कंक्लूसिव जो कि ये जो जैक ब्रांच है या जो लीगल पॉइंट्स हैं उसका उनके मुताबिक ये आर्ग्यूमेंट्स हैं या ये पॉइंट्स बनते हैं। जब ये समिंग अप दे देंगे उसके बाद वो ज्यूरी को देंगे, और ज्यूरी फिर उसके बाद तमाम तर एविडेंसेस और लीगल पॉइंट्स को देखते हुए अपना जो फैसला है वो महफूज कर लेगी, और वो फैसला फिर चला जाता है जो जैक ब्रांच है उसके पास। जैक ब्रांच इसकी जो है वो वेटिंग करेगी। वेटिंग करने के बाद वो ज्यूरी के पास दोबारा आएगा, और ज्यूरी फिर उसके बाद ये फैसला सुना सकती है। लेकिन ये फैसला ज्यूरी जो है वो उसके लिए फिर जो कन्वीनिंग अथॉरिटी होती है, जो ये कोर्ट बनाई जाती है, उसकी जो कन्वीनिंग अथॉरिटी होगी ये उसके पास जाएगा। कन्वीनिंग अथॉरिटी इसकी अप्रूवल देगी तो तब ये फैसला सुनाया जाएगा। तो ये एक इसके हवाले से अगर देखा जाए कि जो जनरल फैज़ हमीद का जो केस है, इसके ऊपर मजीद 1 से 1.5 महीना जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने अपने ज़राए से बात की, वो कहते हैं कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो विटनेसेस हैं उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर एटलीस्ट हर विटनेस के ऊपर 2 दिन लग सकते हैं। फिर उसके बाद डिफेंस की तरफ से जनरल फैज़ हमीद की तरफ से विटनेसेस पेश किए जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये चंद हफ्ते नहीं बल्कि इसके ऊपर तकरीबन 2 महीने लग सकते हैं। आपको याद हो तो मैंने कोई आज से 20-25 दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल फैज़ हमीद का ये जो केस है और जो फैसला है ये एक्सपेक्टेड है फरवरी में। तो मेरे जो ज़राए हैं वो अब भी यही कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है उसका जो चंद हफ्ते नहीं बल्कि 2 महीने लग सकते हैं। इसलिए ये जो फैसला एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो फरवरी में है। अब ये जो इनकी लेटेस्ट जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि जुम्मे वाले दिन यानी 27 दिसंबर को एक समाअत हुई है जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो विटनेसेस वगैरह हैं उसका वो पेश करने के हवाले से ये ज्यूरी से वो इजाज़त ली गई है। तो ये अब बाकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद डिफेंस का होगा। तो बाकी जो प्रोसेस आपको मैंने बताया है ये सारा वो हुआ है। इस हवाले से फिर मैंने जो जनरल फैज़ हमीद के वकील हैं मियां अली अशफाक, उनसे रब्ता किया और उनसे कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या ये जो आपने एडजर्नमेंट मांगी थी उसके बाद दोबारा से समातें शुरू हो गई हैं या नहीं। क्योंकि उससे पहले जब भी मैंने इनसे रब्ता किया मियां अली अशफाक से, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ना ही केस से मुतालिक और ना ही कब जो समातें होनी है, क्योंकि इसमें सीक्रेसी और सिक्योरिटी का जो मैटर है इस हवाले से। बहरहाल मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि ये दोबारा से जो आपने एडजर्नमेंट मांगी थी उसके बाद दोबारा समातों का आगाज़ हो गया है। तो उस पर उन्होंने जो है वो मुझे रिटर्न में जवाब भेजा कि आई कैन नॉट डिनाई इट, यानी वो इसका जो है वो तरदीद नहीं करते। दोबारा से उन्होंने ये कंफर्म किया कि समातों का आगाज़ हो चुका है जनरल फैज़ हमीद के केस में। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट जो इनकी समात हुई है वो फ्राइडे वाले दिन हुई है। चले आप मुझे बाकी जो तफसीलात है वो ना बताएं, एटलीस्ट ये कंफर्म कर दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट, यानी वो इसके ऊपर वो कमेंट उन्होंने कहा वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन कुछ मुझे जो ज़राए ने दी मैं ये वेरीफाई करना चाहता था, तो ये दोनों उन्होंने डिनाई ना करके इसका मतलब है कि वो कंफर्म कर दिया है। गोया जनरल फैज़ हमीद की दोबारा से समातें शुरू हो चुकी हैं। अब ये मजीद 1.5 महीना इसके ऊपर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसके ऊपर लग सकता है। तो फरवरी तक जो है वो जनरल फैज़ हमीद का जो फैसला है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें सवाल ये है कि जनरल फैज़ हमीद को इस पर सज़ा कितनी हो सकती है, क्योंकि जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और ISPR की जो प्रेस रिलीज में बताया गया एक्सक्यूज मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से उस पर 3 बुनियादी तौर के ऊपर चार्जेस होते हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। पहला यही है कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पोजेशन में पाई गई है जो कि आप उसके अथराइज नहीं है, यानी आप जब रिटायर हो जाते हैं तो आप किसी भी तरह के ऑफिशियल सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं रख सकते।
तो वो जनरल फैज़ हमीद अगर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास पाए गए हैं तो वो उसके हवाले से इनकी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हो सकती है। दूसरे नंबर पे है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो आपने गुम कर दिया है, तो उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर आपको सजा हो सकती है। और तीसरा, एस्पियोनाज पर्पस के लिए आप किसी दुश्मन मुल्क को दें, तो तीसरे वाली तो ऑब्वियसली ये किसी दुश्मन मुल्क को तो इन्होंने नहीं दिया। जो पहली दो हैं इस हवाले से भी जो मेरी इतलात हैं कि इसमें जो मैक्सिमम जो सज़ा है वो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अगर ये साबित हो जाए कि जनरल फैज़ हमीद के पास वो डॉक्यूमेंट्स या वो सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनकी पोजीशन से पाई गई है जो कि ये नहीं रख सकते थे, तो उसके ऊपर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अब ये जो इसके सज़ा के हवाले से है, जो अगर तो दो जो सज़ाएं होती हैं वो आर्मी चीफ की अप्रूवल के लिए भेजी जाती हैं। एक सज़ाए मौत अगर ज्यूरी दे देती है तो वो भी फाइनल जो उसकी अप्रूवल है वो आर्मी चीफ देते हैं। और दूसरा, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, किसी ऑफिसर की, आर्मी के ऑफिसर की अगर सर्विस से उसको डिसमिस किया जाता है तो वो भी अप्रूवल उसकी आर्मी चीफ देते हैं। बाकी अगर उम्र कैद की सज़ा हो, 10 साल हो, 5 साल हो, तो वो उसकी अप्रूवल कन्वीनिंग अथॉरिटी देती है, यानी जिसने ये कोर्ट बनाई थी वो जो है वो इसकी अप्रूवल दे सकता है। तो ये अगर जनरल फैज़ हमीद को कोई एक्सक्यूज मी सजाए मौत नहीं होती तो उसके अलावा बाकी जितनी भी अगर सज़ा होगी तो वो कन्वीनिंग अथॉरिटी ही जनरल फैज़ हमीद की सज़ा की अप्रूवल दे सकती है। वो आर्मी चीफ के अप्रूवल की उसमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो आगे जाके अपील के प्रोसेस में जाके ये सारा हो सकता है। बहरहाल इसका जो भी इंफॉर्मेशन और अपडेट मज़ीद आती जाएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी की कल एक गैर मामूली मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, जिसको मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया और इसको बड़ा अनएक्सपेक्टेड करार दिया गया। और वो इसलिए क्योंकि पहले जितने भी पीटीआई के अरकान की या रहनुमाओं की मुलाकात होती है इमरान खान की, तो पूरा उनको ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है वो अलाउ नहीं किया जाता जेल के प्रेमिसेस के अंदर, उनको बाहर ही रोका जाता है और जिसने मुलाकात करनी होती है वही सिर्फ जाता है, अलाउ किया जाता है। लेकिन कल जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, उसमें ना सिर्फ ये कि इनका जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उसको अलाउ किया गया, बल्कि जो 1-to-1 इमरान खान की मुलाकात की गई और मीडिया पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये किसी का खुफिया जो पैगाम है वो लेके आई थी बुशरा बीबी। और दरअसल जो ये इस टाइम जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको लीड ही बुशरा बीबी कर रही हैं। तो मेरी इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है और जो मैंने अपने ज़राए से पूछा कि क्या वाकई बुशरा बीबी किसी का कोई सीक्रेट जो ये पैगाम लेके आई हैं और क्या वाकई बुशरा बीबी ही लीड कर रही हैं जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं या नहीं। इस हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ही उसको लीड कर रहे हैं और वही सारा कुछ जो मामलात हैं उसको तय करते हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो इस सारे जो सुपरवाइज जो कर रही हैं ये जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऑब्वियसली उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हुकूमत के भी कुछ लोग शामिल हैं, उनके साथ ये अली अमीन गंडापुर ही ये सारे मुज़ाकरात वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। ताहम क्या इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस हवाले से मेरे ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक फ़िलहाल कोई इस पर कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं पाया जा रहा। और वो उसकी वजह यही है कि इमरान खान की तरफ से अभी भी वो इनकन्सिस्टेंट है। वो कि जो पीटीआई के दीगर अरकान हैं और जो दीगर सियासतदान हैं उनकी तरफ से हमने देखा है कि ये मसालेहाना उनका रवैया भी हमने देखा है। और उसके साथ साथ जो पहले एक इंतशार और तशद्दुद की सियासत के हवाले से और ये इस तरह के जो बयानात दिए जाते थे वो अब पीटीआई के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयानात नहीं दिए जा रहे, बल्कि अगर हम देखें तो चाहे जो पीटीआई की तरफ से इमरान खान की तरफ से कमेटी बनाई गई थी उसके अरकान भी वो कुछ इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे कि माहौल ख़राब ना हो। यानी सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि वो 2 जनवरी वाला जो मुज़ाकरात का एक इजलास होगा हुकूमत के साथ वो उसमें शामिल होंगे। इसी तरह जो दूसरे उमर अयूब है वो भी तमाम तर ये जो सामने जो फ्रंट के ऊपर जो कमेटीज़ हैं जो ऑब्वियसली जो फैसला होना है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही होने हैं, क्योंकि जो मेन तनाज़ा है वो किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है पीटीआई का, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। फाइनल अथॉरिटी और जो फाइनल अप्रूवल है वो आर्मी चीफ के पास ही होगी, जो कि ये मुज़ाकरात के हवाले से और जो पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं जो कुछ तय होना है वो उधर ही होना है। और उसके हवाले से जो मेन जो पीटीआई की तरफ से गारंटर
या जो इस सारे मुज़ाकरात को वो हेड कर रहा है या लीड कर रहा है वो अली अमीन गंडापुरी है, और इसमें बुशरा बीबी सुपरवाइज ज़रूर कर रही हैं, लेकिन जो फ्रंट के ऊपर पस पर्दा मुज़ाकरात में जो है वो अली अमीन गंडापुरी तमाम मामला तय करते हैं। जो पहले भी जब ये 24 नवंबर से पहले जो पीटीआई के पस पर्दा कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ, उस टाइम भी अली अमीन गंडापुर ही सारा कुछ कर रहे थे। और उस टाइम जो ज़राए ये बताते हैं कि अगर ये जो बुशरा बीबी जिद ना करती और संजानी बैठ जाती तो ये मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होते और इमरान खान के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन जो है वो मिल चुकी होती। लेकिन बुशरा बीबी ने जिद किया और उसके बाद ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला था वो तात्तुल का शिकार हो गया और रुक गए थे। अब दोबारा से जब पीटीआई को ये रियलाइज़ हुआ कि वो लड़ के या रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाते हुए अपने लिए स्पेस नहीं हासिल कर सकते, यही वो वजह है कि उन्होंने दोबारा से हामी भरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान ये जो पस पर्दा मुज़ाकरात हों या जो फ्रंट के ऊपर जो दोनों हुकूमत और पीटीआई की तरफ से जो कमेटीज़ बनाई गई हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे जो अभी तक फ़िलहाल जो है मैं नहीं समझता कि ये सवाल से कोई बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। और जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से जो मनसूबा है वो यही है कि ख़ासतौर के ऊपर अगर इनको सज़ाएँ हो जाती है 190 मिलियन केस में, और उसके साथ साथ जो दूसरा इनका 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उसके बाद अगर इमरान खान को सज़ा होती है तो क्या ये इमरान खान उसको तस्लीम करेंगे और ये जो मुज़ाकरात होंगे क्या वो तब भी मुज़ाकरात को जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये अगर इमरान खान को लंबी सज़ा हो जाती है इन दोनों केसेस में तो उसके बाद कोई इमरान खान दोबारा से कोई ये जो इस तरह की मसालेहाना या जो एक कंसेंसस के साथ कोई इस तरह के मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसलिए ये आगे आके मज़ीद कोई हर्डल्स जो है मेरे जो इन्फॉर्मेशन है कि वो क्रिएट होंगी, और उसकी रीज़न वही है कि ये ना इमरान खान के ऊपर कोई होल हार्टेडली जो हुकूमत है और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यकीन करने को तैयार है, और ना ही इमरान खान की तरफ से है वो भी ये समझते हैं कि जो ये 190 मिलियन पाउंड केस और उसमें सज़ा दे के ये कोशिश करेंगे कि इनको कंट्रोल करें। तो ये दोनों तरफ से जो ट्रस्ट का जो मिसट्रस्ट है वो दोनों साइडों से है, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात कोई ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकते हैं या ये कामयाब होंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो FBR की तरफ से टारगेट दिया गया था IMF को कि वो जो पहली शशमाई है वो उसमें 6000 अरब से ज़ायद जो है वो जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करेंगे या टैक्स की मद में वो इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन जो पहले 6 माह 2000 जो फिस्कल ईयर 2024-25 का है उसमें 386 अरब रुपए का शॉर्टफॉल FBR को जो वो बर्दाश्त करना पड़ा है, और उसकी जो ये हदफ था उसमें इन्होंने कोई 6009 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा करना था। लेकिन टोटल जो वजारत ख़जाना के जो नए आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 5623 अरब रुपए ही ये इकट्ठे कर सके हैं, और जो दिसंबर में इन्होंने वो टारगेट अपना सेट किया था उसका भी 97% इन्होंने अचीव किया है। दिसंबर में सबसे ज़्यादा कलेक्शन होती है जिसमें एडवांस टैक्स वगैरह भी वो कुछ हासिल किए जाते हैं। तो जो दिसंबर में टैक्स इकट्ठा किया गया वो 1328 अरब रुपए है। ये जो वजारत ख़जाना की तरफ से नए आदाद शुमार रहे हैं, एडवांस कलेक्शन जो है वो उसमें इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था जो पहली शशमाई में उसके हवाले से ये तकरीबन जो इब्तदाई उसमें 272 अरब रुपए के इन्होंने जो वजारत ख़जाना के नए आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 272 अरब रुपए के इन्होंने रिफ़ंड भी जारी किए हैं। तो ये जो सवाल ये है कि ये जो 386 अरब रुपए का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ये उसको रिकवर कैसे, या उसको अगली जो शशमाई है उसमें वो कैसे वो किया जाएगा। क्या इस हवाले से हुकूमत कोई मिनी बजट लाएगी या मजीद जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया जाएगा, ये बड़ा अहम होगा। और हुकूमत के हवाले से ऑलरेडी ख़ासतौर के ऊपर जो अवाम के ऊपर जो टैक्सों की भरमार है, खास गरीब तबके के ऊपर और उसके साथ साथ जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर ही ज़्यादा बर्डन डाला जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपने अखराजात को कम करे, और ये जो दूसरा एक ऑप्शन हमेशा से जो हुकूमतें करती आती हैं वो जो PSDP होता है या जो डेवलपमेंट फंड होता है उसमें कटौती करके ये जो इस तरह के रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है उसको कवर अप किया जाता है। तो आप देखना ये है कि हुकूमत ये इस हवाले से क्या करती है, क्या अपने अखराजात कम करती है, PSDP के जो है वो कट लगाती है या फिर टैक्सेस बढ़ाती है। ये इंपॉर्टेंट होगा और हुकूमत के लिए बड़ा अहम फैसला होगा। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं UAE की तरफ से जो एमनेस्टी लॉन्च की गई थी सितंबर इसी साल जो पिछले साल 2024 में, कि जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनके लिए एमनेस्टी वो शुरू की गई थी। ये जो एमनेस्टी का सिलसिला है ये पहली दफ़ा नहीं है UAE के अंदर। जो गैर कानूनी तारकीन वतन है इसके हवाले से
माजी में भी यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की एमनेस्टी शुरू की गई थी। जो पहली एमनेस्टी स्कीम शुरू की गई थी गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए, वो 2003 में की गई थी। दूसरी फिर उसके बाद 2007 में इसी तरह की एक एमनेस्टी स्कीम शुरू की गई थी, और तीसरी फिर 2013 में, और चौथी जो है वो 2018 में, और अब दोबारा 2024 में भी इस तरह की एक एमनेस्टी स्कीम शुरू की गई है। जो गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं उनको लीगलाइज करने के लिए, या जिन्होंने वापस जाना होता है, जिनके एक्सपायर हो चुके होते हैं वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह, उनके हवाले से 2003 में एमनेस्टी इन्होंने लॉन्च की थी। उसमें 3 लाख लोग मुस्तफ़ीद हुए थे, जिन्होंने अपना जो गैर कानूनी तौर के ऊपर वहाँ पे मुकीम थे, या कुछ वापस चले गए, या फिर वहाँ पे उनको लीगलाइज किया गया वर्क परमिट के हवाले से। जो 2007 में एमनेस्टी शुरू की गई थी उसमें 2,78,000 लोग मुस्तफ़ीद हुए थे, जो वहाँ पे गैर कानूनी तौर के ऊपर रह रहे थे। इसी तरह 2013 में जो एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें 61,000 जो गैर कानूनी तारकीन वतन यूएई में रह रहे थे, उन्होंने अपना जो है वो एमनेस्टी के ज़रिए लीगलाइज कराया, या वर्क परमिट लिया, या जिसने वापस जाना था वो वापस गए। जबकि 2019 है उसमें 1,05,000 लोग उन्होंने ये मुस्तफ़ीद हुए थे। अब जो 2024 वाली जो एमनेस्टी स्कीम है, जो कि सितंबर में लॉन्च की गई थी इनिशली 1 महीने के लिए, फिर क्योंकि जो लोग ज़्यादा थे इस वजह से हुकूमत ने, यूएई की गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो पहले सितंबर से अक्टूबर तक थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर तक। तो ये जो लेटेस्ट उनके आदाद शुमार हैं यूएई की तरफ से, जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम के लिए अप्लाई किया वो 2 लाख और तकरीबन 36,000 गैर कानूनी तारकीन वतन थे। अब इन 2,36,000 में से तकरीबन 55,000 वो थे जिन्होंने सेफ एग्जिट मांगा। 55,200 है जिनको सेफ एग्जिट का मतलब कि वो वापस अपने अपने घरों को चले गए हैं, गैर कानूनी तौर के ऊपर रह रहे थे और उनके ऊपर कोई मुकदमा या इस तरह का वो नहीं किया गया। और 55,200 जो लोग हैं वो इन 2,36,000 में से वापस चले गए। तो ये ओवरऑल जो यूएई में खासतौर के ऊपर, और सऊदी अरब में भी इस तरह के जो गैर कानूनी उम्रे के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं और फिर उसके बाद गैर कानूनी तौर के ऊपर काम करते हैं, फिर हमने देखा है कि क्रैकडाउन उनके ऊपर होता है। तो इस हवाले से ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इस तरह की कोई जो है वो एमनेस्टीज लॉन्च करके जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, या तो उनको वापस भेज देते हैं या फिर उनको लीगलाइज कर देते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।